भर्ती प्रक्रिया अब बन गई है धोखाधड़ी, जालसाजी और गड़बड़झाला। साथियों, 7 अगस्त 2021 को सुबह और शाम पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जो सवाल पूछे गए, उनका एक सैंपल मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। पहला सवाल, अपरीक्षित युवा सांड छांटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार क्या है? यह कांस्टेबल परीक्षा है। दूसरा सवाल, पशुओं में चीचड़ी बुखार का रोग कैसे होता है? तीसरा सवाल, एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु क्या होती? चौथा सवाल, भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान क्या है? पांचवा सवाल, निम्न में कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है? छठा सवाल, भदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है? सातवां सवाल, सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए या नहीं? आठवां सवाल, 400 किलोग्राम भारी गाय के लिए शुष्क पदार्थ की दैनिक आवश्यकता कितनी है? नौवां सवाल, दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि क्या है? 10वां सवाल, गाय और भैंस किस परिवार से संबंधित हैं? एक और सवाल, बाजरे की फसल में कितना बीज डालना पड़ेगा? ये साथियों पशुपालन विभाग में वीएलडीए की नौकरी के लिए नहीं, ये खट्टर साहब और उनका कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए इस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं। और अब क्योंकि पेपर लीक हो गए हैं, तो उनमें से 2 सैंपल्स की प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं, क्योंकि पेपर लीक हो गया तो हम पढ़ पाए। 8,39,000, मैं दोबारा आंकड़ा दोहराता हूं, हरियाणा के 8,39,000 युवाओं ने कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन दिया। यानी हर पांचवा, अगर एक परिवार में 5 सदस्य हों तो यह लगभग 50 लाख की संख्या हो जाती है। यानी हरियाणा का हर 5वां परिवार इस पुलिस भर्ती से प्रभावित हुआ। पहले दिन ही यानी 7 अगस्त को सुबह और दोपहर बाद दोनों जो पेपर हुए, उसमें 3.5 लाख से अधिक नौजवानों ने, युवाओं ने परीक्षा दी। अनुमान है कि युवाओं उनके माता पिता के द्वारा परीक्षा की ट्रेनिंग के लिए कोचिंग इत्यादि लेने, फॉर्म भरने, परीक्षा शुल्क जमा करवाने, आने जाने का खर्चा उठाने, इसमें हरियाणा के लोगों का 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ। परंतु नतीजा क्या निकला? 28वीं बार फिर पेपर लीक हुआ, पेपर बिका। 12 से 18 लाख रुपया हरियाणा के युवाओं को वो पेपर खरीदने के लिए पेपर माफिया को देना पड़ा, और आखिर में पेपर कैंसिल हो गया। खट्टर सरकार और कर्मचारी चयन आयोग हर साल गोपनीयता यानी सीक्रेसी पर 25 करोड़ रुपया खर्च करता है। पेपर कंडक्ट करवाने का ठेका हैदराबाद की एक कंपनी को दे रखा है, यानी अगले पेपर भी यही कंपनी करेगी। अब सवाल यह है कि जब पूरा कर्मचारी चयन आयोग पेपर कंडक्ट करने वाली हैदराबाद की कंपनी और हरियाणा के सचिवालय में बैठे सफेदपोश और अफसरशाह वो शक के घेरे में हो, तो फिर निष्पक्ष जांच कैसे होगी और सजा कैसे मिलेगी? और साथियों, सनसनीखेज और चौंकाने वाली बात यह है कि अगर इस कांस्टेबल परीक्षा का पेपर लीक भी ना होता, तो भी क्या इन उल जलूल, बेतुके और ऊट पटांग सवालों के आधार पर भर्ती हो सकती थी? सवाल सीधा यह भी है, जिस प्रकार से
बेसिर पैर के उल जलूल और ऊट पटांग सवाल पूछे जा रहे हैं, इससे साफ है कि लिस्ट पहले ही फाइनल हो चुकी। जिन्हें भर्ती करना है उन्हें बता दिया गया कि इस प्रकार के बेवकूफाना सवाल आएंगे जिनका कांस्टेबल भर्ती से कोई लेना देना नहीं, उसकी तैयारी कर लीजिए। जालसाजी और धोखाधड़ी भाजपा जजप्पा सरकार की साफ है। इससे युवाओं का के गुण का, उनकी योग्यता का मजाक नहीं तो क्या। और साथियों, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पुलिस कांस्टेबल की जिम्मेदारियों और जरूरी सूचना पर सवाल पूछने चाहिए। मैंने एक लिस्ट बनाई है कि वो क्या हो सकते थे। इनमें से कोई सवाल खट्टर साहब ने, दुष्यंत चौटाला जी ने और उनके कर्मचारी चयन आयोग ने नहीं पूछा। कांस्टेबल की भर्ती करनी है तो कुछ सवाल जो आने चाहिए वो किस प्रकार के होने चाहिए। कानून व्यवस्था, इस पर सवाल होना चाहिए। भीड़ नियंत्रण, ये कांस्टेबल की जिम्मेवारी है। पुलिस एक्ट, भारत का संविधान, जनता के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि पुलिस को उनका ख्याल रखना है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्राइम सीन पर अगर कांस्टेबल जाए तो वहां जो सबूत है उनकी सुरक्षा और सीन की सैनिटाइजेशन कैसे करनी, क्राइम सीन सैनिटाइजेशन। क्राइम सीन से सबूत कैसे इकट्ठा करने हैं ताकि वो करप्ट ना हो जाए और अपराधी छूट ना जाए। महिलाओं, बच्चों और शेड्यूल कास्ट्स, उनके अधिकारों के सुरक्षा के प्रावधान क्या हैं। आम जनमानस से बेहतर व्यवहार और पुलिस की छवि कैसे सुधारें। इतिहास और राजनीति शास्त्र, अर्थव्यवस्था, प्रशासन का तौर तरीका, रेड और गिरफ्तारियों पर कैसे पाबंदियां हैं। ये कुछ सवाल हैं जो सार्थक होते, पर इनमें से अचंबा मत मानिए, ना मनोहर लाल खट्टर साहब ने, ना दुष्यंत चौटाला जी ने और ना उनके चयन आयोग ने कोई सवाल नहीं पूछा। एक सवाल भी इनमें से किसी विषय पर नहीं आया। विषय आया है सांड को छल्ला कैसे पहनाया जाए। विषय आया है कि शंकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु क्या होती है। विषय क्राइम इन्वेस्टिगेशन नहीं आया। विषय आया है कि अपरिचित युवा सांड छांटने का सर्वोत्तम आधार क्या है। कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा है या सांड छांटने की परीक्षा है। और हैरत अंगेज बात इससे भी अधिक है कि ये सारे सवाल, इनमें से काफी सवाल 2005 में उत्तर प्रदेश में एक पेपर हुआ, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा कृषि। ये 2005 का पेपर है यूपी का। ये इसमें से सवाल ले रखे हैं, कॉपी नकल मार ली। मैं ये पेपर भी ले आया हूं, ये आपको रिलीज कर रहा हूं। यूपी के 2005 के पेपर की नकल मारकर यहां पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में सवाल पूछ लिए गए। मैं एक चार्ट आपको जारी कर रहा हूं जहां मैंने मिलान करने की कोशिश की कि कौन सा सवाल पुलिस पेपर में क्या है और इस पेपर में क्या है। जैसे 31वां सवाल 2005 के यूपी के पेपर में सवाल 2 है। पुलिस कांस्टेबल का 32वां सवाल नंबर 3 के बराबर है, इत्यादि इत्यादि। कुछ मैंने निकाल भी लिए, थोड़ा समय था और भी होंगे, पर काफ़ी सवाल निकालकर मैंने उनका एक पैरेलल चार्ट बना दिया। अब 2005 की यूपी की खेती विभाग की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षण चयन परीक्षा से आप सवाल निकालकर कांस्टेबल की भर्ती में टेप देंगे तो बच्चों का चयन कैसे होगा। सच्चाई ये है कि प्रदेश में नौकरियां और पेपर बिक्री की मंडी चल रही है। इसके लिए सीधे सीधे मनोहर लाल खट्टर साहब और उनके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी जिम्मेवार हैं। बिना खर्ची बिना पर्ची का जुमला दिखाकर सत्ता में आए, पर पेपर बिक्री और खर्ची तंत्र चला दिया। यह व्यापम से भी बड़ा, क्योंकि 28वां पेपर लीक है, यह व्यापम से भी बड़ा नौकरी घोटाला हरियाणा में हो रहा है। और साथियों, इस सरकार की कोई ऐसी भर्ती नहीं जिस पे कालिख ना पूती हूं। उसके कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं, मैं बोलकर आपका समय नहीं खराब करूंगा, उनके सब उदाहरण मैंने इसमें दे दिए हैं।
वो HCS परीक्षा हो, वो नायब तहसीलदार परीक्षा हो, वो 2 बार हुई क्लर्क की परीक्षा हो, वो ऑनलाइन पेपर हो बिजली बोर्ड का, ALM का, DM का, LDC का, वो ग्राम सचिव की परीक्षा हो, सब के सब पेपर आउट हैं। साफ है कि खट्टर सरकार में पूरी नौकरी भर्ती प्रक्रिया, जैसा मैंने शुरू में पहली लाइन कही, बेईमानी, जालसाजी, धोखाधड़ी पर आधारित है और हरियाणा के नौजवानों के भविष्य पर यह ग्रहण लगा रहे हैं। हमारी इसलिए 3 मांगे। नंबर 1, ऐसे में कर्मचारी चयन आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुका है, न केवल पेपर लीक से 28 बार, परंतु उसके साथ साथ जिस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं उनसे। इसलिए कर्मचारी चयन आयोग को बिना विलंब बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग, सभी 28 से 29 पेपर लीक मामलों की जांच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के तत्वाधान में CBI या एक विशेष गठित आयोग से करवाई जाए। और तीसरी मांग, पारदर्शी और जवाबदेह नौकरी भर्ती प्रक्रिया की प्रणाली सुनिश्चित की जाए और मुख्यमंत्री उसे सार्वजनिक करें। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें, स्वागत है। ये सारे एनेक्शर्स मैं आपको भेज रहा हूं। ये जो आपने मांग करी है तो लगता नहीं कि पूरी हुई है, इसके बाद आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? आदरणीय मित्र, बतौर विपक्ष के हमारा ये कर्तव्य है, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा हो, वो मैं हूं या हमारे सब विधायक या पूर्व विधायक साथी हों, कि हम हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ जो भद्दा मजाक सरकार कर रही है, ना पर्ची ना खर्ची का नारा देकर सत्ता में आई सरकार पेपर बिक्री और खर्ची तंत्र सरकार बन गई है, इसे सार्वजनिक करें ताकि सरकार पर हमारे युवाओं के माध्यम से ये दबाव बढ़े। और आप साथियों की भी इसमें मदद चाहिए कि सरकार अपनी प्रणाली को दुरुस्त करे। वो हैदराबाद की कंपनी और कर्मचारी चयन आयोग जिन्होंने FIR दर्ज करवाई है, अरे भैया, बिल्ली दूध की रखवाली कैसे हो सकती है? 7 साल से पेपर लीक हो रहे हैं। क्या कर्मचारी चयन आयोग के किसी चेयरमैन या सदस्य पर कार्रवाई हुई? क्या इनमें से कोई जेल गया? क्या हरियाणा के सचिवालय में बैठे सफेद पोशों के नाम सामने आए? क्या उन सारे अधिकारियों के नाम सामने आए जो लाखों करोड़ों रुपए में बच्चों के पेपर बेच रहे हैं? तो फिर आपका बेटा या बेटी या मेरा बेटा या बेटी या आपका भाई और बहन या हरियाणा के युवक और युवतियां वो क्यों तैयारी करें और क्यों पेपर दें? जब सवाल कांस्टेबल का होगा, पशुपालन का पेपर कांस्टेबल का होगा, पशुपालन का सवाल आएगा। पशुपालन का पेपर होगा, पुलिस का सवाल आएगा। किसी भी नौकरी से उस विषय का सीधा संदर्भ है। आप बगैर संदर्भ के ऊट पटांग सवाल नहीं पूछ सकते। उससे बच्चे के गुण दोष की योग्यता की जांच नहीं हो सकती। इसलिए आज की ये पत्रकार वार्ता एक तरीका है सरकार को जवाबदेह बनाने का, पारदर्शी बनाने का, और जो लोग नौकरी चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और जालसाजी के दोषी हैं उनकी जिम्मेवारी निर्धारित करने का। ये आयोग के जो भर्ती परीक्षाओं के क्वेश्चन है, पहले भी विवादों में है, कुछ ब्राह्मणों को लेकर था, बड़ा विवाद हो गया था, लेकिन उसमें कुछ चेंज नहीं आया। तो इसके लिए कुछ है आपकी? क्या इसके लिए मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाना चाहिए? कभी आप ब्राह्मण समाज की बेटियों को, उनके परिवारों को रंग भेद के आधार पर, लिंग के आधार पर गालियां देते हैं, इस प्रकार के ऊटपटांग सवाल पूछते हैं? कभी आप पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में सांड की नाक में छल्ला डालना चाहिए या नहीं, इस प्रकार के ऊटपटांग सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि हम सारी परीक्षा के आधार पर भर्ती करेंगे। तो हरियाणा के युवाओं का गुण दोष के आधार पर चयन कैसे होगा? और क्या इस पूरी बात के लिए, क्योंकि उन सारी कर्मचारी चयन आयोग जो है उसका चयन कौन करता है? वो खुद खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी करते हैं। तो इसलिए सीधी जिम्मेवारी उनकी है।
पंडित जी, ये भर्ती प्रक्रिया हरियाणा में चाहे भारतीय जब चेयरमैन थे उनके कार्यकाल में रही हो या अब नए चेयरमैन के कार्यकाल में, ये पहली लिखित परीक्षा के जो शुरू हुई प्रोसेस, इसमें इस तरीके के मामले सामने आते हैं। सरकार तो सिर्फ उस मोड में नहीं है जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल की तमाम भर्ती की जांच सीबीआई से करवाएं? देखिए, जब भी भर्तियों में अनियमितता हुई है हरियाणा में, आज नहीं तो कल उसकी जांच अवश्य हुई है। हमारा लक्ष्य किसी से द्वेष नहीं, राजनीतिक द्वेष नहीं, परंतु हमारा लक्ष्य और निशाना केवल और केवल सरकार की नौकरी भर्ती में पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो और हरियाणा के बच्चों, लड़कों और लड़कियों को उनके गुण दोष के आधार पर उनका आंकलन हो, ये लक्ष्य है। और अगर ये पूरा नहीं हो रहा और कोई उसमें रिश्वतखोरी, जालसाजी और धोखाधड़ी कर रहा है तो आज नहीं तो कल उसे उसकी सजा अवश्य मिलेगी। सुरजेवाला जी, जिस तरह से आप वकील भी हैं और जिस तरह से आपने सवालों को निश्चित बताया है, क्या कोर्ट में भी इसको आप कोई रास्ता देख रहे हैं कि चैलेंज किया जाए इस तरह की परीक्षा को? देखिए, अब ये परीक्षा कैंसिल हो गई है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि पेपर ये 12 से 18 लाख में बेचा जा रहा था, पकड़ा गया। तो जब परीक्षा कैंसिल हो गई है तो आप उस परीक्षा को चुनौती कैसे देंगे? परंतु एक जिम्मेवार हरियाणा के नागरिक के तौर पर और विपक्षी दल के एक कार्यकर्ता के तौर पर मुझे ये लगा कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल है और हरियाणा की जनता अब 2 बार खट्टर सरकार और धोखे से बनी हुई इस भाजपा जजप्पा सरकार को सत्ता सौंपकर ये बात जान चुकी है कि उनके साथ सरासर धोखा हुआ है। तो हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम ये बात सार्वजनिक तौर पर रखें ताकि सरकार के बाकी के कार्यकाल में हरियाणा के युवक और युवतियों के साथ ये सरेआम होती धोखाधड़ी बंद हो। सर, ये भर्तियां जो है हरियाणा की खट्टर सरकार को लगातार कह रही है कि बिना खर्ची, बिना पर्ची हम भर्ती कर रहे हैं। पूर्व में चाहे कांग्रेस की सरकार रही या चौटाला सरकार रही, पर्ची खर्ची के दम पर अपने भाई भतीजे परिवार के लोगों को अपने चहेतों पर एडजस्ट करते थे। हमने पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की है। आप भी बता रहे हैं कि इतने पेपर लीक हुए, आप सामने भी आए, मीडिया रिपोर्ट भी हुई है और तमाम पेपर भी लीक हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इस नारे को कैसे साबित करने में जुटी हुई कि बिना खर्ची की नौकरी दे रहे? हिटलर के एक सेनापति थे, उनका नाम था गोबल्स। अंग्रेजी की एक कहावत है, गोबल्स ट्रूथ। आदरणीय खट्टर साहब गोबल्स ट्रूथ बोलते हैं, यानी एक झूठ को 100 बार बोलो तो जो भक्तजन हैं या उनके कुछ मित्र हैं मीडिया में, वो उसे सच मानना शुरू कर देंगे। परंतु हरियाणा के बच्चों का, जिनकी ना राजनीतिक दल से संबंध है, जो ना राजनीति का हिस्सा हैं, जो गुणी हैं, शिक्षित हैं, काबिल हैं और सालों से उमंग लिए एक भर्ती की परीक्षा के इंतजार में बैठे रहते हैं, माँ बाप का पैसा खर्च कर कभी कोचिंग लेते हैं, कभी ट्रेनिंग लेते हैं। आप हरियाणा में पिछले 6 महीने से जाइए, हर गांव की, हर शहर की सड़क पर सुबह और शाम को बच्चे दौड़ते फिरेंगे, आपको दिखेंगे। वो इसलिए कि फिजिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपने को ये भी पता है कि आप 25 या 26 साल से ज़्यादा कांस्टेबल भर्ती नहीं हो सकते। शायद अनुसूचित जाति के साथियों के लिए 28 साल है उम्र। और पिछले सालों में, चाहे वो कुरुक्षेत्र में भर्ती हुई जहां 12 से अधिक बच्चे मर गए, उसका रिजल्ट नहीं आया आज तक। 5.5 साल बीत गए खट्टर साहब को। कुरुक्षेत्र में जो भर्ती हुई, पूरा कुरुक्षेत्र तोड़कर रख दिया। पूरे हरियाणा के बच्चों को एक शहर में बुला लिया, ना उनके लिए बाथरूम जाने का इंतजाम था, ना नहाने का इंतजाम था, ना खाना खाने का इंतजाम था। आज तक नतीजा नहीं निकला और बार बार पेपर बिक रहे हैं। तो ये सरकार जो है अपना नाम बदलकर पेपर बेच और खर्ची तंत्र, सरकार इन्हें दोबारा रख लेना चाहिए। सच्चाई भर्तियां जब कैंसिल होती है और अगर कुछ भर्तियां होती जाती है तो ज्वाइनिंग के लिए भी जितना लंबे समय जो लग जाता है, देखते कई सारे विभागों में, चाहे टीचर्स का एग्जाम्पल ले लें, तो इससे कहीं ना कहीं प्रदेश में बेरोजगारी भी बढ़ती हुई नजर आती है। आप भी लगातार बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो उठाते आए हैं। हम बार बार ये बात कहते आए हैं और आपको अगर याद होगा, इस समय भी हरियाणा में बेरोजगारी देश में सबसे अधिक है। देश में बेरोजगारी की दर CMI की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, फिर खट्टर साहब कहेंगे कि मैं मानता नहीं, क्योंकि उन्होंने मानना कुछ है नहीं।
8 से 9% है, परंतु हरियाणा में यह दर 23% से अधिक है, जो अपने आप में किसी भी सरकार को शर्मसार करने के लिए काफी है। और मैंने 3 बार वो सारी लिस्टें जारी कर ली जहां 2-2 साल से भर्ती प्रक्रिया का नतीजा नहीं निकाला या इंटरव्यू ही नहीं किया, और ऐसे पद ही लगभग 40,000 हैं जहां 2 से 3 साल से बच्चा इंतजार कर रहा है। पेपर हो गया, इंटरव्यू हो गया, रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो गए, लड़के लड़कियां। बहुत सारे बच्चे शादी से महरूम हो गए, क्योंकि जब तक बच्चा स्वावलंबी ना हो, एक कड़वी बात यह है, हरियाणा या पंजाब हो या कहीं और हो, कि बच्चे को शादी का सही रिश्ता मिलने में दिक्कत आती है। माँ बाप आए दिन ताने देते हैं कि बच्चा काम नहीं कर रहा, बच्चा अपने रिजल्ट की इंतजार कर रहा है। फिर 100 करोड़ रुपया खर्च के जैसा इस भर्ती में हुआ, जब बच्चा पेपर देने जाता है तो आप उसे 18, 20, 25 लाख में पेपर माफिया बेच डालता है, फिर भर्ती कैंसिल हो जाती है। पीछे ALM की भर्ती कैंसिल हुई, ITI इंस्ट्रक्टर्स की भर्ती कैंसिल हुई, कई बार FIR दर्ज हो चुकी। 7 साल में किसी चेयरमैन या कमीशन के मेंबर को सजा मिली, कोई सफेद पोस्ट का नाम सामने आया? इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? ये जो पेपर सेटिंग करती है तो एजेंसी अलग होती है। आपके 2 हैं, तो पेपर जीतना और एक ये पेपर सेटिंग। क्योंकि आपको याद होगा जो पिछले दफा भी हल्ला बड़ा था ब्राह्मणों के बारे में किसी ने नहीं किया, और अभी भी ये SSI इतनी तो नहीं है, लेकिन ये अड़म सा करता है जो आपने छोटे वाली बात बताई। तो ये जो पेपर सेटिंग एजेंसी है, इसको क्या मतलब, इसको लेकर क्या नाम है? आदरणीय मित्र, पेपर निर्धारित करने की जिम्मेवारी किसकी है? ये क्या कि हम पहले देखते नहीं सब एक सेकंड पेपर का आपको दे दिया जी, मैं आपसे एक प्रश्न सिर्फ उठाऊं। पेपर निर्धारित करने की जिम्मेवारी किसकी है? प्राइवेट ठेकेदार की? तो फिर सरकार भी प्राइवेट ठेकेदार को दे दीजिए। कमीशन की जरूरत क्या है? आप एक प्राइवेट ठेकेदार को ठेका दीजिए और कमीशन को खत्म करिए। क्या कोई सरकार इस प्रकार की बचकाना और बेवकूफाना बात कहकर अपनी जिम्मेवारी से पीछा छुड़ा सकती है कि साहब अमुक ठेकेदार ने पेपर सेट किया? आप क्यों करवा रहे हो अमुक ठेकेदार से? आप खुद करो। प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है क्या? प्रदेश में मास्टर नहीं है क्या सरकार के? अगर आप इस प्रकार, कारण उसका स्पष्ट है। कांस्टेबल की भर्ती में पशुपालन के सवाल या सांड की नाक में छल्ले डालने का सवाल पूछकर आप अपने चहेतों को भर्ती करने की जालसाजी कर रहे हैं, क्योंकि जो चहेते हैं उन्हें तो बता दिया गया भैया पशुपालन की तैयारी कर ले, पुलिस का कोई सवाल आएगा नहीं, ना कानून का सवाल आएगा, ना संविधान का सवाल आएगा, ना अनुसंधान का सवाल आएगा, ना क्राइम इन्वेस्टिगेशन का सवाल आएगा, ना भीड़ कंट्रोल का सवाल आएगा, ना SC, ST, OBC महिला बच्चों के अधिकारों का सवाल आएगा, ना मौलिक अधिकारों का सवाल आएगा, सांड की नाक में छल्ले डालने का सवाल आएगा। क्या आप, माफ कीजिए, आप पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता का पेपर हो और उसमें यह पूछा जाए कि क्राइम सीन को सैनिटाइज कैसे किया जाएगा? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि पत्रकारिता का जगत का कोई साथी उसका जवाब दे पाएगा, या उसका पत्रकारिता से कोई संदर्भ है? हर चीज का कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज से संदर्भ होना चाहिए। तो CM साहब कह रहे हैं कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, नौकरी 15-20 हज़ार लोगों को दे सकते हैं, हम तो स्टोर खुलवाएंगे, हर हित के नाम से स्टोर खोले हैं सरकार ने रोजगार देने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने सही फरमाया, भाजपा के पास केवल भाजपा नेताओं और जजप्पा नेताओं को मलाई खिलाने की नौकरी है। सरकार के संसाधन लूटकर, सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग कर सत्ताधीशों और मठाधीशों को कोठी, कार और झंडियां देने की नौकरी तो है, पर हरियाणा के लाखों करोड़ों नौजवानों के भविष्य को उज्जवल रोशनी करने के लिए उनके पास ना नौकरी है ना रास्ता। और ऐसी सरकार जो हमारे बच्चों को रोजगार देने में असक्षम है,
मेरा ये मानना है कि उन्हें एक क्षण के लिए भी अपनी गद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं, उन्हें अपनी गद्दी से इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस बेहतर सरकार चला लेगी और नौकरियां भी दे देगी। 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2024 तक बेरोजगारी मुक्त प्रदेश बनाएंगे हरियाणा को। इन हालात में आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब देना भी मजाक होगा, यह अपने आप में एक मजाक है। खट्टर साहब हरियाणा के शिक्षित काबिल लड़के और लड़कियों का मजाक उड़ा रहे हैं। काश आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगार बेटा और बेटी घर में कैसे तड़पता है, तिल तिल कर कैसे मरता है, शिक्षित हो, काबिल हो, योग्य हो, परीक्षा ना नौकरी निकले ना परीक्षा का नतीजा आए, काश उन्होंने हरियाणा के ये पीड़ा कभी सही होती तो वो जान पाते कि इस पीड़ा के मायने क्या है। धन्यवाद। सर एक सवाल है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं हरियाणा में तो केवल 6% बेरोजगारी है। सीएमआई के जो आंकड़े हैं वो ये राजनीति से प्रेरित एक संस्था है जो फिजूल के आंकड़े जारी करती है। हरियाणा के जो आंकड़े हैं, जो सीएमआई के आंकड़े 30% के करीब बेरोजगारी के, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित कुछ लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, वो हरियाणा को नीचा दिखाने की स्थिति की बात करते हैं। तो NSO के आंकड़े भी गलत हैं क्या? अब तो NSO के आंकड़े आए, वो तो मोदी जी की एजेंसी है, तो उन्होंने भी हरियाणा को सबसे ऊपर दिखाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो परिवार पहचान पत्र है उसके लिए जो सर्वे हुआ है उसमें करीब 6.something% लोगों ने खुद को बेरोजगार दिखाया है। उसके अलावा देखिए, मैंने इसलिए सिर्फ ये आपको कहा कि आप गॉबल्स ट्रूथ बोलकर सच्चाई को ढक नहीं सकते, क्योंकि सच्चाई को, जैसा महात्मा गांधी ने कहा, आवरण की जरूरत नहीं, झूठ को आवरण की आवश्यकता है। ये दुर्भाग्य है प्रदेश का कि प्रदेश के प्रथम नागरिक और सबसे जिम्मेवार व्यक्ति जो हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वो झूठ के आवरण में व्यापक बेरोजगारी और बेचैनी को ढकने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उनसे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी। हम हाथ जोड़कर उनसे केवल ये विनती करेंगे, अब भी चेत जाइए और इसे चेतावनी मानिए और भूल सुधार कर प्रायश्चित करिए खट्टर साहब, वरना हरियाणा का नौजवान आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि वो जाति और धर्म के आधार पर बंट नहीं सकता। धन्यवाद।